हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के उन घटनाक्रमों के बारे में जो कि हमारी आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे या यूँ कहें कि मील का पत्थर साबित हुए। हमारे भारत में जब से कांग्रेस की राजनीति आई है 1885 से, उस समय इतिहास ने आज़ादी के मामले में एक अलग अपना रुख इख्तियार किया। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1901 से लेकर के आज़ादी तक, यानी 1900 से लेकर के आज़ादी के बीच में जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजनीतिक फैसले हुए हैं जो कि आज़ादी में महत्वपूर्ण मायने रखते हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम 1900 से। तो 1900 में कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले 1905 में याद करते हैं अगर आप, तो 1905 में एक ऐसी घटना दिखती है बंगाल विभाजन के रूप में। बंगाल विभाजन, उस समय भारत का जो वायसराय था वो था करजन, यानी करजन साहब ने जो बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी वो थी 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 1905 में अगस्त में इसकी घोषणा हुई थी और घोषणा की तारीख जो है विभाजन की वो रखी गई थी 16 अक्टूबर। तो वायसराय कौन थे? करजन। और जिस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा हुई उस दिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। और विरोध कहाँ किया? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में विरोध किया लोगों ने कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। बंगाल पहले पूरा बंगाल था जो कि आज आधा बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश और बंगाल को मिला करके पूरा बंगाल बनता था जो कि आज़ादी के बाद दो हिस्सों में बट गया। बांग्लादेश हालांकि पाकिस्तान के हिस्से में गया था जो कि 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तो यहाँ हम उस पर नहीं जाते हैं, ये देखते हैं कि बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई 7 अगस्त 1905 को और लोगों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका विरोध भी किया। इसके बाद जो तारीख रखी गई थी वो थी 16 अक्टूबर 1905। इस दिन बंगाल विभाजन होना था और जब बंगाल विभाजन होना था तो वहां के लोगों ने रक्षाबंधन यानी एक दूसरे के हाथों में रक्षा सूत्र बांध करके अभी वहां जो है विभाजन का विरोध करना शुरू कर दिया। हाल ही में अभी रक्षाबंधन कल आने वाला है तो सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर रक्षाबंधन की शुरुआत हो जाती है 1905 से ही। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन के विरोध में रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो 1907 में देखते हैं तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कि अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस जी। और यहाँ पर कांग्रेस दो दलों में बट जाती है, नरम दल और गरम दल। दो दलों में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसके पश्चात अगर 1909 में देखें तो मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो जो एक्ट है वो 1909 में लागू किया गया। इसमें क्या था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सबसे पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो 1909 में शुरू हुआ। इसमें मार्ले मिंटो एक्ट के तहत ये हुआ था कि जो है मुस्लिम वर्ग के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी, मतलब सीटें रिजर्व कर दी गई थी। वहां से कुछ विशेष जगहों से इलेक्शन केवल मुस्लिम कैटेगरी के लोग ही लड़ सकते हैं, तो इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का नाम दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है 1909 में। इसके बाद 1915 में चले अगर हम तो 9 जनवरी 1915 गांधी जी का आगमन होता है और इसी दिन हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे और 1993 में ये अफ्रीका गए थे। लगभग 20 वर्ष से भी अधिक समय इन्होंने अफ्रीका में बिताया। इसके बाद 1916 में अगर हम देखें तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। अब जो 1907 में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस के जो अध्यक्ष सदस्य थे वो विभाजित हो गए थे, वही 1916 में यहाँ पर नरम दल और गरम दल का पैचअप हो जाता है। दोनों आपस में कांग्रेस के साथ मिल करके काम करने लगते हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही था, नरम दल और गरम दल का, जो कि स्वतंत्रता था। एकमात्र अंतिम उद्देश्य जो था वो भारत की स्वतंत्रता था। तो यहाँ पर ये 1916 में एक साथ हो जाते हैं और ये वही समय था जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की स्थापना हो जाती है और यहाँ होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत हो जाती है इसी समय। तो BHU की स्थापना और लखनऊ अधिवेशन
और नरम दल और गरम दल का जो पैचअप है वो हो जाता है 1916 में। इसके बाद 1917 की अगर बात करें तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, तो वो रही हैं एनी बेसेंट और 1917 में रही हैं। और इसके अलावा अगर ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो 1925 में कांग्रेस से सरोजनी नायडू रही थी, जो कि कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में। ये भारतीय महिला है सरोजनी नायडू, और जो एनी बेसेंट है ये उस समय भारत की नागरिक नहीं थी, इसलिए ये पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं एनी बेसेंट। तो यहाँ पर 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट, और इसके अलावा 1917 को हम जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से। चंपारण सत्याग्रह बिहार का एक चंपारण जिला है, वहां पर चंपारण सत्याग्रह वहां के किसानों को तिनकटिया पद्धति के लिए, मतलब नील की खेती के लिए, कि हर साल वो अपने जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करेंगे ही करेंगे अनिवार्य रूप से। अब ये आंदोलन हुआ क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि 3/20 खेत जगह में अगर किसान नील की खेती करता था, तो वहां नील की खेती इस तरह से करते थे कि नील जो है जिस जमीन पर बोया जाता था, तो नील उस जमीन को बंजर कर देता था। तो इसलिए अगर बंजर हो जाती थी जमीन, तो वहां 5 से 10 साल तक उस जमीन में कुछ भी उपज नहीं होती थी, इसलिए ज्यादातर जमीन जो है वो बेकार हो रही थी। इसलिए यहाँ के किसानों ने विरोध किया और गांधी जी को इसमें शामिल किया। तो चंपारण सत्याग्रह को हम लोग 1917 में जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसके अलावा 1919 में आगे चले अगर हम, तो 1919 में देखते हैं तो रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट जो था वो था काला कानून, बिना दलील बिना अपील के किसी को भी सरकार गिरफ्तार करके अंदर कर सकती थी, जेल में बंद कर सकती थी। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया इसके बाद। और 1919 को हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिस पर अभी हाल ही में अक्षय कुमार जी ने मूवी बनाई है केसरी 2। इसके अलावा 1920 में अगर हम देखें तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। सबसे पहली बार गांधी जी का ये एक प्रबल आंदोलन था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, 1920 में असहयोग आंदोलन। इसके बाद 1922 को हम याद करते हैं चौरी चौरा कांड के नाम से। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नाम की घटना हुई थी। अब ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ मैटर है। इसमें असहयोग आंदोलन चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था। तो चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हो जाता है। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पर कुछ लोग जो है वो पुलिस वालों को बंद कर देते हैं थाने में और आग लगा देते हैं। भीड़ का इतना प्रबल हिंसात्मक भीड़ हो गई थी, और ये आंदोलन गांधी जी ने अहिंसा के रूप में रखा था, और हिंसा हो जाती है तो इसलिए यहाँ पर चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस पर कई नेताओं ने विरोध भी किया था कि आप आंदोलन क्यों वापस ले रहे हैं, इतना अच्छा जा रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर गांधी जी नहीं माने, उन्होंने कहा कि अहिंसा ही सर्वोत्तम है, और अहिंसा के आधार पर ही ये आंदोलन शुरू किया गया था। अगर इसमें हिंसा हो गई है तो मैं इसका विरोध करता हूं, और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जो कि CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी मिलकर करते हैं 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। अब आगे बढ़ते हैं 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। और यहाँ पर अध्यक्ष जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी वो हैं सरोजनी नायडू। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड के नाम से ये इतिहास में अभी तक जाना जाता था, लेकिन अभी योगी सरकार ने इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। कांड थोड़ा बुरा शब्द माना जा रहा था, इसलिए यहाँ पर इसको एक्शन कर दिया गया है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये भी 1925 की ही एक घटना है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके आगे चलते हैं तो 1928 में नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की, और इसमें सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, तो वो लाहौर अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस की जो पूर्ण स्वराज की मांग है वो रखी गई। और पूर्ण स्वराज को हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट ईयर
26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने भी लगे थे 1930 से ही। इसीलिए वर्तमान समय में अभी भी 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन 26 जनवरी को 1930 से मनाते आ रहे थे, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ 1930 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग। इसके अलावा 1930 में चलते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था? नमक आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने अपने आश्रम से लेकर के दांडी मार्च किया था। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में ही वर्ष के अंत में ये शुरू हो जाता है। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इससे कि अंग्रेजों और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। 1931 प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पर जो नेता थे उस समय इरविन, उन्होंने गांधी जी के साथ समझौता किया और कांग्रेस को भाग लेने के लिए इसने कहा। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो 1931 की ही ये बात है। इसके अलावा 23 मार्च 1931, यहाँ पर हम इसको शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस। इस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसलिए यहाँ पर हम इसको शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 1932 में सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट गांधी जी और जो हरिजन पार्टी के नेता थे उस समय भीमराव अंबेडकर जी, उनके बीच हुआ था पूना पैक्ट समझौता। इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बहुत ही प्रबल रूप से एक आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। इसके अलावा करो या मरो का भी नारा इसी आंदोलन में दिया गया। मार्च 1946 की अगर हम बात करें तो यहाँ कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है। कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। यहाँ पर 3 सदस्य थे जो कि कैबिनेट मिशन भारत में आए थे, जिसमें कि जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन 1946। इसके अलावा 9 दिसंबर 1946 को, आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर 9 दिसंबर 1946, ये भी 1946 की बात है। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गए और ये माउंटबेटन योजना भी मानी जाती है। माउंटबेटन योजना के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसमें हुआ क्या था कि इसमें माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आए। इस योजना में ये था, और जो माउंटबेटन थे वो वायसराय भारत के बने रहेंगे जब तक कि कोई नया वायसराय संविधान से चुन करके नहीं आ जाता। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम लागू होता है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें कि ये बाकायदा प्रिंट होता है, लिख करके साइन होते हैं वहां पर अंग्रेजों, जो इंग्लैंड के जो समय के पीएम थे उनके, स्वतंत्रता अधिनियम। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है और संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। कुछ आर्टिकल इसके तुरंत लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन अधिकतम आर्टिकल जो है वो 26 जनवरी नवंबर में लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ, और इसके अगले महीने यानी 2 महीने बाद जनवरी में 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से भारत में अस्तित्व में आ जाता है। इसके सभी आर्टिकल्स को लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 1905 से लेकर के 1947 के आगे 1950 तक लगभग भारत की ऐतिहासिक राजनीतिक यात्रा को पूरा किया और जाना कि क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।